Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Champions Clash Asia Cup special transmission on Discover Pakistan, brought to you by Higher in association with Kola Next. What an amazing win by India. What an amazing game yesterday. और बहुत ही amazing game के साथ इंडिया ने बता दिया कि why he is the bestest team. और मैं हूँ सबा पाशा, मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट। जी हाँ जी, मैं हूँ मैसम अब्बास। और जैसे सबा ने कहा कि कल का मैच तो शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, हमें पता ही नहीं चला। और 20 ओवर्स भी ओवरऑल जो हैं वो कम हुए कल के मैच में। सो कल के मैच में आज भी बात करेंगे। इंडिया ने फिर साबित किया कि वो एक चैंपियन टीम क्यों है, एशियन जायंट क्यों कहा जाता है उसको, क्यों वो जो है वो लीड कर रही है और कैसे यूएई को सीखना चाहिए। मतलब क्या हुआ, कल का मैच शुरू हुआ ख़त्म हो गया तो उन्होंने कहा कि बस ठीक है, हम थोड़े टाइम के लिए आए हैं, बाद में जाकर रेस्ट करेंगे, पाकिस्तान के साथ भी मैच खेलना है। मतलब जल्द से जल्द कोशिश की मैच को खत्म करने की, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी रिलैक्स करते हैं, बड़ी टीम के साथ मुकाबला होने वाला। आप ये कहना चाह रहे हैं? जैसे वो कह रहे हैं कि थोड़ा मेंटली हम रिलैक्स करें और कल प्रैक्टिस भी करेंगे और परसों पाकिस्तान के साथ मैच भी उन्होंने खेलना था, इसलिए वो थोड़ा सा ना इजी और टाइमली और फ्री हो गए। ठीक है, अरीश भी हमारे साथ मौजूद है। अरीश, कल का मैच क्या कहेंगी, इतनी जल्दी खत्म कैसे कर लेते हैं? जल्दी खत्म हो गया, लेकिन इससे ना पाकिस्तान को प्रेशर भी लेना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि नेट रन रेट इंडिया का देखे 10 पॉइंट समथिंग हो गया और एवरेज भी उनकी अच्छी जा रही है और बैटिंग लाइन तो कमाल ही थी उनकी। ये एक अहम पॉइंट है कि अब हम रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जो है वो अब एक्टिव होना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉस के हवाले से। इंडिया ने पहले बैटिंग क्यों नहीं की? हाँ, ये बड़ा पॉइंट था और कल से ये बड़ा डिस्कस किया जा रहा है कि इंडिया ने टॉस जीता है और अगर वो चाहते तो मैक्सिमम और हाई स्कोर जो है एशिया कप का दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सेकंड बैटिंग ही क्यों? क्योंकि वो मैं देख रहा था स्टैट उनके, तो 11 ऐसे मैच है बैक टू बैक जो उन्होंने चेजिंग करते हुए जीते। तो मेरे ख्याल से वो अपना स्टैट बेहतर करना चाह रहे थे, इसलिए भी उन्होंने और कुछ उन्होंने कहा कि हम जरा एक प्रेशर बिल्ड करेंगे, किस तरह से हम मैक्सिमम जो टाइम है वो उसमें हम अपने आप को लेकर चलते हैं, और उन्होंने बड़े मिनिमम टाइम में उसको आउट किया है और खुद जो है अच्छा स्कोर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। कल अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बड़ी गलतियां नजर आई यूएई की? शुरू में लग रहा था कि जरा अच्छा खेल रहे हैं, जब 2.5 ओवर थे, 3 ओवर थे, लग रहा था कि शायद ये आगे लेके जाएंगे, एकदम से पैनिक कर गए, एक खिलाड़ी आउट हुआ, उसके बाद लाइन लग गई। प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लिया उन्होंने। अच्छा। प्रेशर इतना ज़्यादा ले लिया था कि कोई भी प्लेयर अपनी बेस्ट शॉट ही खेल रहा था। वो जो कल हम बात कर रहे थे सिलेक्शन ऑफ शॉट्स के ऊपर, वो यूएई में भी बहुत ज़्यादा कमी उसकी नज़र आई थी कि अब देखे ना, वो जो बॉल कर रहा था बुमराह और यॉर्कर किया और वो स्टॉप ही नहीं कर पाए यॉर्कर, वो बैट इतनी देर बाद नीचे आया बॉल, और कुलदीप को जिस तरह बॉल कर रहे थे पता भी लग रहा है कि अंदर आ रहा है बॉल, और फिर भी वो उसको कितना गैप उनके बैट और पैड के दरमियान नजर आया। तो मुझे लगता है कि टेक्निकली उनके अंदर बहुत ज़्यादा फॉल्ट है और उनको थोड़ा सा मेरे ख्याल से अभी टाइम लगेगा, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि अपने आप को एशियन टीम में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसी टीमों के साथ मुकाबला करें। इस पे हम बात करेंगे सबा कि आगे चल के कि हम किस तरह की जो इस तरह की एसोसिएट टीम है वो कैसे अपने खेल को बेहतर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और जब हम बात कर रहे हैं तो मैं ये पार्टनरशिप के हवाले से बात करना चाहती हूँ। स्टार्टिंग में आपने कहा अटैकिंग क्रिकेट लगी 2-3 ओवर्स तक, लेकिन हम कल एक और बात कर रहे थे कि यूएई के पास जो है वो बैटर्स नहीं है और बाकी सारी बॉलिंग लाइन थी। तो कहीं ना कहीं कल इसमें मैच में बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नजर आया, ड्रॉबैक नजर आया कि यूएई की टीम को अपने बैटर्स जो है वो और रखने थे। स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी उनकी। मतलब अगर आप देख रहे हैं कि विकेट हमारी गिर रही है, तो आपको एक आध प्लेयर को कम से कम एक रिस्पॉन्सिबल वे में आकर विकेट स्टे करना चाहिए था। उनमें से कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आया जो एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आके विकेट पे स्टे कर रहा हो। वसीम हमें थोड़ा नज़र आया कि जिसमें वो थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस में था, वो इसलिए भी क्योंकि वो पाकिस्तान से हैं और उनको लगा कि अब इंडिया के खिलाफ मैच है तो हमें थोड़ा सा पैशन होना चाहिए। आप 20 ओवर अगर खेलते, वो कहते हैं ना बेसिक असूल ही होता है कि आप कम से कम पूरे ओवर तो खेलें। 20 ओवर खेलें तो कम से कम फिर रन तो बनते हैं ना। और स्कोर जितना आपका कम था, आपको चाहिए था कि स्पिनर देखे, वो अगर पहले ओवर में स्पिनर को इतना अच्छा खेल गए हैं, उसके बाद आपको अपनी बॉलिंग लाइनअप थोड़ी चेंज करनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस कि उनके पास इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी नहीं। लैक ऑफ ऑप्शंस। फिलर्स नजर आ रहे थे, मैच मेकर्स नजर नहीं आ रहे थे उनकी टीम में। अनस्टेबिलिटी बहुत थी, क्रिटिकल सिचुएशन हैंडल नहीं करनी आ रही थी, नजर आ रहा था प्रेशर उन पे। ठीक है। और इंडिया ने जैसे आपने कहा कि फिर साबित किया कि वो एक चैंपियन टीम है और उससे सबको डरना चाहिए, क्योंकि स्पिनर्स का जाल है उनके पास, एक वर्सेटिलिटी है, पिच बहुत अच्छी रीड करते हैं, बैटर को बहुत अच्छा रीड करते हैं, तो हमें यहाँ से उनके पॉइंट देखने चाहिए। बिल्कुल, सारे पॉइंट्स को नोट भी करना चाहिए। और अभी बात करेंगे पहला यॉर्कर जसप्रीत बुमराह से जो आया, और क्या वो यॉर्कर था, मैं तो उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई। लेकिन कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह को वसीम अकरम से जो है वो कंपेयर किया जा रहा है। सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? नहीं, वसीम अकरम के साथ कंपेयर तो उसका नहीं बनता। वसीम अकरम इज़ अ लेजेंड बॉलर और मेरे ख्याल से
एक पूरी सदी में एक ऐसा बॉलर आता है किसी भी टीम के पास, तो मुझे लगता है कि 50 साल भी अगर इंडिया बॉलिंग अपनी स्ट्रेंथ बनाता रहे तब भी वसीम अकरम जैसा बॉलर। हाँ वही बात है, ये किया जाता है और जब ये सवाल वसीम अकरम से भी पूछा जाता है तो जाहिर है कि वो हम्बली कहते हैं कि ठीक है मैं अपने दौर का ग्रेट था, तो बुमराह जो है वो उस दौर के बड़े अच्छे बॉलर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो लोग उनको मिला रहे होते हैं उनको सोचना चाहिए कि लेजेंड है, उन्होंने इतने साल सर्व किया है, स्विंग ऑफ सुल्तान और पता नहीं क्या क्या उनको खिताबात मिले हैं, जो मेरे ख्याल में बुमराह हाँ नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वसीम अकरम का मुकाबला इसलिए भी नहीं बनता कि उनकी वसीम अकरम की फिटनेस और उनकी फिटनेस में देखें आप, वो आए रोज कोई ना कोई आपकी एंकल या बैक पेन की वजह से, एक तो उनका एक्शन बड़ा अजीब सा है, बहुत मशकूक सा पूरा गिर जाते हैं इस साइड पे, ठीक है, एक वो इंजरी का बायस बारहा बनता है उनका, लेकिन खैर और हमने तो फखर जमान ने बुमराह याद होगा 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इनको खेला था। आज के मैच की बात कर लेते हैं जरा, आज भी बड़ा एक अहम मैच तो है बांग्लादेश और हांगकांग का, और हांगकांग का मैच बड़ा जल्दी आ गया। हाँ उन्होंने कहा कि चले जल्दी से इसको फ्री करें बिल्कुल हांगकांग और बांग्लादेश का मैच है, और मेरे ख्याल से बांग्लादेश के अगर स्टैट्स की बात की जाए तो रीसेंट 3 मैचेस बांग्लादेश ने जीते हैं, हांगकांग ने रीसेंट अपने जो है वो 2 मैचेस जीते हैं लास्ट 5 मैचेस में से, सो कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी जो है वो बांग्लादेश की साइड पे है, कहीं ना कहीं उनके पास कॉन्फिडेंस है। सो आज क्या लग रहा है कि क्या स्टेबिलिटी नजर आएगी? आज मुझे लगता है कि 70-30 का मार्जिन होगा, क्योंकि बांग्लादेश भी गुज़िश्ता जो मैचेस हैं वो हारी हुई है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ जो 2 मैचेस हारी हैं जीते हैं, बल्कि उसके बाद उससे पहले भी पाकिस्तान में ही हारे हुए हैं पूरी सीरीज T20 की। तो मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा टफ टाइम तो डेफिनेटली हांगकांग को मिलेगा, लेकिन जो मुकाबला उनको अफगानिस्तान में देखने को मिला हमें भी, उस तरह का टफ मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बांग्लादेश के पास उस तरह की स्पिनर्स क्वालिटी बॉलर नहीं है, स्पिनिंग क्वालिटी नहीं है। एक ज़माना था होता था शकीब बहुत ज़्यादा था और बाकी इस तरह के लोग, लेकिन अभी इसमें अभी आप देखें नैसम है इनके पास बॉलर जो थोड़ा क्वालिटी है और जो टफ टाइम देता है। इसके अलावा अगर आप बात करें मेहदी की या मिराज की, तो वो भी इतने अच्छे एक्सपीरियंस नहीं है जो इधर आके उनके फास्ट बॉलर मुझे बेहतर लगता है। हाँ तंजीम है, तस्कीन है, बहुत अच्छे हैं, बहुत आउट क्लास है, स्पिनिंग क्वालिटी अलबत्ता इनकी थोड़ी कम है। अच्छा इस बार इनकी अतीक, यहाँ पे मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि डिफेंस और अटैकिंग क्रिकेट के हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी हमारे जो बैटर्स हैं वो अच्छे से अच्छे बैटर की भी बात कर ले, स्पिनर्स को कहीं ना कहीं खेलने में गलतियां हो रही हैं। पहले एक ज़माना था कि स्पिनर्स को इजीली खेला जाता था, क्या आपको ये लग रहा है कि स्पिनर्स में वैरायटी ज़्यादा आ गई है, शायद इस वजह से जो है वो बैटर्स अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं? हाँ मुझे लगता है कि स्पिनिंग स्ट्रेंथ मेरे ख्याल से क्वांटिटी ज़्यादा आ गई है इस बार। पहले मुझे याद है कि शेनवान था, मुरलीधरन था, कुमला था, या पाकिस्तान के पास मुश्ताक अहमद और ये थे, लेकिन अब क्या किया इस तरह के, अब हर टीम में 2-2 बॉलर हैं। पाकिस्तान में बात कर लें इब्रार है, सुफियान मुकीम है, अफगानिस्तान की बात कर लें तो उसमें आपको राशिद खान नज़र आएगा, नूर नज़र आएगा, और इसी तरह इंडिया की बात कर ले अक्षर पटेल है, कुलदीप है, इस तरह हर टीम के पास अब मेरे ख्याल से हाँ 2-2 नंबर 2-2 प्ले हर तरह के बॉलर्स हैं, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, चाइनामैन, लेफ्ट आर्म, मतलब हर तरह की। अब देखिए पहले क्या था, पहले दूसरा और तीसरा सिर्फ पाकिस्तान के पास था, पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं जानता। एक पॉइंट ये भी है कि अब चूंकि एक फास्ट क्रिकेट हो गई है तो अब हर बैट्समैन चांस भी देता है विकेट का, क्योंकि वो अटैक करता है। कोई T20 फॉर्मेट है तो मेरे ख्याल से तेज खेलना भी होता है और आपको स्ट्राइक रेट भी अपना बेहतर करना है, और जाहिर बात ओवर कम है तो आपने मैक्सिमम टाइम में आप अच्छा रिजल्ट आपने देना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानी जो स्पिनर्स हैं उनकी हम बात करेंगे। हमारे यहाँ जब एक ज़माने में जैसे आपने नाम लिया मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, फिर सईद अजमल आए, हमारे यहाँ वो क्वालिटी फिलहाल ज़रा नीचे गई है। अच्छा अरीश बताइएगा आज के मैच के हवाले से हांगकांग बांग्लादेश क्या लग रहा है? हांगकांग का जो टॉप ऑर्डर है ना, जो मैं देखे वो अनस्टेबल नजर आया, जिससे वो अपना कॉन्फिडेंस बहुत लूज कर देते हैं। एक तो ये बात है, और बांग्लादेश का जो बैटिंग है ना उसमें एक्सट्रीम नजर आई है। यहाँ खेलेंगे तो बहुत अच्छा खेलेंगे और किसी टाइम लैक भी नजर आया बाद में, कंसिस्टेंसी नहीं है। जैसे परवेज उनका एवरेज, हमारे बिछड़े हुए भाई जैसे परवेज का एवरेज देखे 22 है, लेकिन लिटन बहुत अच्छा खेलते हैं इनमें, वो 60, 70, 80 के रन्स बना सकते हैं अगर वो अच्छा खेले, तो वहाँ से टीम को कॉन्फिडेंस मिल सकता है। एग्जैक्टली एज कम्पेयर टू बांग्लादेश और हांगकांग, हमारे पास अब स्ट्रॉन्ग टीम देखे तो बांग्लादेश है, अब इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। एक्सपीरियंस्ड है, उनके पास कॉम्बिनेशन अच्छा है और बड़े अच्छे मेरे ख्याल से अंदाज के साथ वो खेलते हैं। तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम जरा इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो एसोसिएट टीम से ये कैसे अपने खेल को बेहतर कर सकती हैं, क्या नुस्खा आपके पास? मेरे ख्याल पैशन ज़्यादा, पैशन की कमी है, क्योंकि वो कोई भी टीम जब अपने अब किसी भी वतन के लिए खेल रही होती है तो उनमें जज्बा अलग से नजर आता है, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है।
लेकिन जब आप मल्टीनेशनल टीम को इकट्ठा करके आप अपनी टीम की तरफ से खिलाते हैं तो वो जज्बा नजर नहीं आता। देखिए पैशन के साथ प्रोफेशन जब होता है ना तो वो आपके अंदर ज्यादा निखार आता है। ये बात सही है। तो मेरे ख्याल से उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म तो है लेकिन पैशन की थोड़ी सी कमी है। I think इसकी एक ये वजह तो नहीं है कि वहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं, इंडियन प्लेयर्स भी हैं, मिक्स एंड मैच है, तो वो उस तरह से जो है वो बॉन्डिंग नहीं हो पा रही। जेलअप नहीं हो पा रही इस वजह से। क्योंकि ऐसे बड़ी ऐसी टीम्स हैं जो कि मिसाल दी जा सकती है, जिनकी आयरलैंड की बात की जाए, अफगानिस्तान की बात की जाए, एक जमाने में जिम्बाब्वे की टीम बड़ी अच्छी थी। हालांकि इन मुल्कों का इन मुल्कों का डोमेस्टिक जो है ढांचा वो बहुत मजबूत नहीं है, इसके बावजूद वो अच्छी टीम थी। लेकिन आपका पॉइंट बड़ा जबरदस्त है कि पैशन की कमी है, और वो खिलाड़ी जो कि नॉर्मली वैसे कुछ और काम कर रहे होते हैं, जब टूर्नामेंट आते हैं तो वो फिर आ जाते हैं। कि आपको याद होगा यूएस की मिसाल देना बहुत जरूरी है। वो भी पार्ट टाइमर्स थे, उन्होंने हमें हरा दिया। और पाकिस्तान बिल्कुल और मेरे ख्याल से हम इस पे डिस्कशन अपनी जारी रखेंगे और पाकिस्तान इंडिया के हवाले से बात करेंगे। अभी लेंगे एक छोटी सी जनाब, वेलकम बैक। और हमारे शो की खासियत ये है कि हम कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं हर दफ़ा, इसीलिए जो है वो आप देखते हैं, पसंद करते हैं। आपका जो एक एनालिसिस है वो क्या कहता है, बांग्लादेश या हांगकांग? बांग्लादेश ऑब्वियसली 70-30%। जी आरिश? ऑफ कोर्स बांग्लादेश। ऑफ कोर्स बांग्लादेश। परसेंटेज पूछे ना, परसेंटेज आप 70-30 मेरी। अच्छा, 70% जो है वो मेरी बांग्लादेश के साथ है और 30% हांगकांग के साथ। ठीक है, वैसे अच्छा खासा आपने हांगकांग को मार्जिन दिया है। इस बार मार्जिन दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ गलतियाँ जो प्रीवियस मैच में उन्होंने की हैं वो ज़रूर सीखेंगे इस बार, और उसको ओवरकम करेंगे तो मेरे ख्याल से रिजल्ट इस बार थोड़ा डिफरेंट होगा। जी आरिश, अगर आपसे पूछूं रेशो क्या रखेंगे? 70% बांग्लादेश और 20% हांगकांग। ठीक है, नकल कर रहे हैं ये दो। अच्छा, जी सबा? बिल्कुल मैं बांग्लादेश के साथ हूँ, क्योंकि अभी आपने हांगकांग को चूज करना है तो मैं बांग्लादेश के साथ। ये सरप्राइज है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रेशो भी बतानी है आपको? रेशियो मेरे ख्याल से 75 बांग्लादेश एंड 25। ठीक है जी, सो मेरी जो रेशो है वो 99% बांग्लादेश बांग्लादेश के साथ। इस बार आपने अपनी टीम को क्यों चेंज किया? देखें, बांग्लादेश भी हमारे भाई हैं तो मैं भाइयों के साथ हूँ। इस बार हांगकांग ताल्लुक रहा है पूरा। हांगकांग अच्छी टीम है, अगर आज का मैच जीतती है तो अगले मैच में फिर मेरा रेशो चेंज भी हो सकता है। आज का मैच देखते हैं जी आज के मैच के बारे में, आज का रिजल्ट आता है क्या होता है। मतलब बिल्कुल बांग्लादेश और हांगकांग की चीज़ें तो है वो चलती रहेंगी, लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें पाकिस्तान इंडिया का मैच आने वाला है 14 को, उसके हवाले से डिस्कशन होगी। और मेरे ख्याल से मैं आज चाह रही हूँ कि हम प्लेयर्स को जो है ना वो डिस्कस करें, लाइक वन बाय वन डिस्कस करें, और इनकी राय भी जानते हैं कि इनके लिए कौन सा प्लेयर जो है वो फेवरेट होगा। हम दो ऑप्शन देंगे, उनमें से एक ऑप्शन जो है वो ठीक है। और मेरे ख्याल में जहाँ पे टीम एक प्लानिंग कर रही है, हिकमत अमली बना रही है, तो हम भी ज़ाहिर है यहाँ पे डेफिनेटली हम अपना पार्ट देंगे, कुछ सजेस्ट करेंगे टीम को, अगर वो हमारी सुने तो ये भी हो सकता है। इंडिविजुअली अगर बात की जाए, ओपनिंग से स्टार्ट करते हैं हम। शुभमन गिल के मुकाबले में किसको रखेंगे आप? क्या साइम अयूब हैं या साहबजादा फरहान? साइम अयूब मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। साइम अयूब ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। जो ज़्यादा कि ये इसको हम ये नहीं कह रहे कि इसका उससे मुकाबला है, लेकिन ज़ाहिर है जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो ऑन द डे कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता है उस पर हम बात करेंगे। साहबजादा फरहान क्यों नहीं? साहबजादा फरहान अभी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे लगता है कि प्रेशर होगा उन पे। साइम अयूब चूंकि वो बैक टू बैक कई सीरीज जो है वो खेल चुके हैं, तो उनको प्रेशर हैंडल करना जरूर आता होगा इस बार। शुभमन गिल से क्या सीख सकते हैं साइम अयूब या साहबजादा? मेरे ख्याल से उनका जो सिलेक्शन ऑफ शॉट्स हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस है, ये दो चीज़ें जो लाजमी उनको सीखनी चाहिए। बिल्कुल हरीश की जाने पड़ते हैं। हरीश, हम आपसे पूछेंगे कि हमारे पास अगर हम शुभमन गिल के हवाले से तो बात हो गई है, लेकिन कैप्टन वर्सेस कैप्टन अगर देखा जाए तो एक जगह पे है सूर्या कुमार यादव, दूसरी जगह पे है सलमान अली आगा। सो आप किसे चूज करेंगी और क्यों? सूर्या कुमार यादव बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, मिस्टर 360 हर तरह का शॉट खेल सकते हैं, उनकी क्वालिटी मानी जाती है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम। ठीक है। अच्छा, वैसे ये ज़्यादा तो बिल्कुल इनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन सलमान अली आगा का जो एटीट्यूड था ना वो बड़ा ज़बरदस्त था, मुझे पसंद आया, बॉसी एटीट्यूड था। और उनके मुकाबले में स्काई थोड़े से ज़रा मुझे डाउन लग रहा है उसमें, तो मुझे लगता है कि एक वजह मेसम ये भी थी कि वो खेलना नहीं चाह रहे थे और उसके बाद वो उन्हें आना पड़ा, और वो थोड़ा सा ना एक शर्मिंदगी हो सकता है, जंग के बाद एक डर हो, जंग के बाद वो डर गए हो, ये भी हो सकता है। और दूसरा मुझे लगता है कि जो मीडिया उनको ट्रोल किया था, शायद उस वजह से भी वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो थोड़ा लो था, मुझे लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, एक तो उनके मुल्क में बहुत ज़्यादा बातें की जा रही थी कि हम नहीं खेलेंगे, कुछ प्लेयर्स उनको बड़ी मोटिवेशन दे रहे थे कि जी ना खेलें, आप छोड़ें, क्या करना खेल के।
तो मेरे ख्याल से जब दोबारा इस टीम में आए तो वो जो शर्मिंदगी एलिमेंट जो था ना उसमें वो नज़र आ रहा था। अच्छा, यहाँ मुझे शोएब अख्तर याद आ गए। शोएब अख्तर कहते हैं कि जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, जो बड़े मैचेस होते हैं, वो बड़े खिलाड़ी और बड़े कप्तान बनाते हैं। मेरे ख्याल में द स्टेज इज सेट फॉर सलमान अली आगा। सलमान अली आगा के हवाले से बड़ी बात हो रही थी, कप्तान होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पिछला रिकॉर्ड बेहतर है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ नहीं खेले, लेकिन सलमान अली आगा यहाँ पे एक ट्रेंड सेट कर था। आपको याद होगा सरफराज अहमद को स्टार किसने बनाया था? चैंपियंस ट्रॉफी की जीत। आज तक वो एक स्टार है। तो सलमान अली आगा के लिए एक नादिर मौका है कि इंडिया को शिकस्त दे के एक मैच में नहीं, आगे भी और फिर फाइनल तक इंशाल्लाह वो एक नाम लिखा सकते हैं तारीख। बिल्कुल, और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम उनके लिए कह सकते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और फहीम अशरफ वर्सेस हार्दिक पांड्या। सख्त कंपैरिजन कर दिया है। हार्दिक पांड्या मेरे ख्याल से। हार्दिक पांड्या व्हाई नॉट फहीम? मेरे ख्याल से फहीम अशरफ मुझे लगता है कि अभी उनमें वो एबिलिटी और कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है, उस तरह की जिस तरह की हार्दिक पांडे में। हार्दिक पांडे वो है जो किसी भी मुश्किल वक्त में अच्छा स्कोर खेल सकते हैं और हार्ड हिटर है। हर हमने बैक टू बैक देखा चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भी एंड पे आके उसने अच्छा खेला था। हालांकि फहीम अशरफ भी तकरीबन 2016-17 से खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी 2016-17 से खेल रहे हैं, लेकिन उनकी जो मेरे ख्याल से एक स्ट्रेंथ है कि वो कभी भी अंडर प्रेशर नहीं होते, ठीक है, और वो अच्छा खेलते हैं जब भी स्ट्रॉन्ग है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, एग्रेसिव है। लेकिन फहीम अशरफ की मुझे पिछले कुछ मैचेस में चीजें पसंद आई हैं कि अब वो थोड़ा सा अटैक भी ज्यादा करते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस। उम्मीद है कि अब इस बार को थोड़ा सा हमें हट के नजर आएंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। स्पिनर्स पे आ जाओ। बिल्कुल, स्पिनर्स पे आते हैं। कुलदीप यादव की बात करना चाहूंगी। कुलदीप यादव की कल जो परफॉर्मेंस देखी है एक्सेप्शनल, दैट वाज अमेजिंग। और कुलदीप यादव की अगर बात करें तो आपको याद होगा 2013-14 के टाइम पे कुलदीप को बहुत सी डिफिकल्टी होती थी उस तरह से, जैसे अब उनकी गूगली है वैसे नहीं थी, स्लाइडिंग में बहुत ज़्यादा इशू आता था। सो उन्होंने अपनी गेम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। सो आप क्या समझते हैं कि कुलदीप यादव का कंपैरिजन हम सुफियान मुकीम के साथ कर सकते हैं? अब कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन सुफियान मुकीम का जो एक नई चीज़ है ना कि यादव को हमने खेला हुआ है, कुलदीप यादव को, लेकिन सुफियान मुकीम को इंडिया ने नहीं खेला हुआ। सो ये एक पॉइंट हो सकता है। सुफियान मुकीम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बुरा खेल रहे हैं। लेकिन उमर गुल ने एक सजेशन दिया, उसने कहा कि आप सुफियान मुकीम को बिठा के आप वसीम जूनियर को भी टीम में शामिल करें और 4 फास्ट बॉलर पेसर के साथ आप टीम में जाएं। अच्छा, 4 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर। मोहम्मद नवाज तो ऑलरेडी हमारे पास हैं, इब्रार अहमद को टीम में शामिल करें और इस कॉम्बिनेशन के साथ आप अच्छा, इसमें बिल्कुल लास्ट पे सबा उमर गुल के थोड़ा सा अगर हम इब्रार को बिठाते हैं और सुफियान मुकीम को शामिल करते हैं, मेरी तरफ से एक नाक़िस सजेशन। नहीं, मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम को ही बिठाना चाहिए, क्योंकि ये मैच अगर हम हार भी जाएं तो इम्पैक्ट ज्यादा इस पे करेंगे। बिल्कुल, इस पे हम कल भी जो है वो अपनी कॉन्वर्सेशन जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करेंगे। तब तक रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।